नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 12 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने एक टेलीग्राम चैनल की लिंक रखी हुई है। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपको वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो के लेक्चर के एंड तक आपको बने रहना है, क्योंकि एंड में हम इन टॉपिक से रिलेटेड, आज के करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। और आपको तो पता है कि आजकल हर एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे ही जा रहे हैं, तो बिना करंट अफेयर के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस किए कोई भी एग्जाम पास करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है। तो एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए और आपको जो भी सही आंसर लगते हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कल जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उसके पूरे आंसर्स किसने सही दिए हैं। और जिन्होंने पूरे क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं उनका नाम है शीतल मेश्राम। जो 12 अप्रैल 2024 की हमें पहली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है मुरिया ट्राइब्स को लेके, और इसका सिलेबस जाता है GS1 में। यहाँ से क्वेश्चन सोसाइटी से आ सकते हैं, ज्योग्राफी से आ सकते हैं, किसी भी पोर्शन से आपको यहाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस मुरिया ट्राइब में। और प्री में भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो किसी भी एग्जाम में प्री में भी क्वेश्चन आएंगे, MCQs आएंगे, मेन्स के लिए भी आएंगे। तो मुरिया ट्राइब्स के लिए इसमें रिलेटेड हुआ क्या है देखते हैं। तो मुरिया ट्राइब्स जो है, ऐसा देखा गया है कि इनको प्राइमरी एजुकेशन भी अब तक नहीं मिल रहा है, ना ही इनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर इन तक अभी पहुंचा है, ना ही सोशल वेलफेयर के जो भी बेनिफिट्स है, जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स दे रही है, वो भी इन तक नहीं पहुंच पाए। यानी ये पूरी चीज़ें आज तक जिस ट्राइब के तक नहीं पहुंच पाई है पूरी तरह से, वो मुरिया ट्राइब है, इसलिए ये न्यूज़ में रही है। अब मुरिया ट्राइब के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मुरिया ट्राइब की अगर बात करें तो मुरिया ट्राइब की लोकेशन अगर देखा गया तो ये सबसे ज़्यादा आपको तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में देखने मिलते हैं। तो ये जो 4 स्टेट्स है वहाँ सबसे ज़्यादा आपको मुरिया ट्राइब्स वाले जो लोग हैं वो देखने मिलेंगे। दूसरा, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, IDPs हैं। मुरिया सेटलमेंट जो है उनके जो हैबिटेशन है उनको इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल कहा जाता है, इनको IDP कहा जाता है। तो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल यानी मुरिया सेटलमेंट्स, यानी मुरिया लोग जहाँ रहते हैं वहाँ ऐसा कहा जाता है। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि IDP कौन होते हैं या फिर ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल कौन होते हैं, तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनको फोर्स किया गया हो कि वो अपने घर छोड़ दे, बट फिर भी वो उनके हमारे देश के बाउंड्री में रह रहे, तो यहाँ वहाँ से आए हुए लोग हैं और उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। दे वर फोर्स टू लीव देयर होम्स बट स्टिल दे रिमेन्स विद इन देयर कंट्रीज बॉर्डर, या फिर इन एरियाज़ में ही वो रहते हैं। तो ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं। पॉपुलेशन की बात करें तो उनकी पॉपुलेशन अराउंड 6600 है। आंध्र प्रदेश में देखा गया तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आंध्र प्रदेश में 6600 देखने मिलती है। इनको काफ़ी अलग अलग नाम से जाना जैसा है, जैसे इनको गुट्टी कोयाज नाम से जाना जाता है। नेटिव ट्राइब्स जो होती है वो इनको गुट्टी कोया नाम से जानती है, बाकी जो मुरियाज हैं इनको मुरिया भी कहा जाता है। तो लैंग्वेज जो ये लोग बोलते हैं वो कोया लैंग्वेज है। तो ये द्रविडियन लैंग्वेज है, साउथ की लैंग्वेज है, और ये कोया लैंग्वेज है। ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो इनके फेस्टिवल्स में सबसे इंपॉर्टेंट एक फेयर है जो ये सेलिब्रेट करते हैं कोया लोग, या फिर आप कहोगे मुरिया लोग, और वो है समक्का सारालम्मा। तो ये जो जतरा है ये वो सेलिब्रेट करते हैं। तीसरा, ये 2 साल में एक बार सेलिब्रेट की जाती है और फुल मून डे पे सेलिब्रेट की जाती है। जब पूर्णिमा होती है उस दिन सेलिब्रेट की जाती है माघ मौसम में, या फिर हम कहेंगे जनवरी या फरवरी में जब माघ आता है तब। तो उसके अलावा हम कहेंगे कि एग्रीकल्चर की बात करें तो दे प्रैक्टिस पुडू फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो इनका जो फॉर्म है उसको पोडू फॉर्म कहते हैं। तो ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिस करते हैं। शिफ्टिंग कल्टिवेशन में आपको पता है एक जगह को क्लियर किया जाता है, वहाँ एग्रीकल्चर किया जाता है, फिर वो जगह को छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरी जगह क्लियर की जाती है। तो एक जगह से दूसरी जगह जो शिफ्ट करके एग्रीकल्चर किया जाता है उसको शिफ्टिंग कल्टिवेशन कहते हैं। तो उसी तरह का एग्रीकल्चर ये लोग करते हैं। इनके स्टेटस की बात करें तो इनको ST का, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला है छत्तीसगढ़ में, बट इनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस नहीं मिला है इन देयर माइग्रेटेड स्टेट सच एज तेलंगाना में इनको नहीं मिला है। तो छत्तीसगढ़ में तो मिला है बट तेलंगाना में इनको ST का स्टेटस नहीं मिला है। तो मुरिया ट्राइब्स जो है वो काफ़ी, उनको चीज़ें अब तक नहीं पहुंची है, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ उन तक नहीं पहुंची, इसलिए ये न्यूज़ में रही। और इसका जो सोर्स था वो था द हिंदू। अगली जो न्यूज़ आ रही है वो है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट को लेकर। तो फूड जो खाने का वेस्ट होता है उसका एक रिपोर्ट आया 2024 का, और सिलेबस इसका जाता है GS3 में। तो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट जो है 2024 की वो रिलीज़ की है। तो इसको रिलीज़ कौन करता है, सबसे पहला तो क्वेश्चन यहीं पे बन सकता है। इसको रिलीज़ करता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसको UNEP कहते हैं, और दूसरा है WRAP, जिसको वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम कहते हैं। तो ये जो WRAP है, वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम है, ये UK बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट
ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये एक एनजीओ की तरह है, यानी एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। तो इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाई है और ये रिपोर्ट अब क्या कहती है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले की हाईलाइट्स देखते हैं इस रिपोर्ट के। यहाँ पे इस रिपोर्ट के चलते ये कहा गया है कि 2022 में जो वर्ल्ड है उन्होंने 1.05 बिलियन टन का खाना जो है ये वेस्ट कर दिया है। पूरे वर्ल्ड में इतना खाना वेस्ट हुआ है, यानी अगर देखोगे तो जितना हमारे लिए खाना अवेलेबल है, जितना भी टोटल खाना अवेलेबल है उसका ये 1/5 है जो वेस्ट हुआ है, यानी 19% खाना जितना हमारे लिए अवेलेबल था वो तो वेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ वेस्ट हुआ है? रिटेल यानी जहाँ पे दुकानें होती है वहाँ, जहाँ से फूड सर्विसेज मिलती है आपको खाने के, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और ये सब वहाँ से, और हाउस होल्ड यानी घरों से, तो इतना खाना वेस्ट होता है। दैट इज इन एडिशन टू द 13% ऑफ द वर्ल्ड्स फूड लॉस्ट इन सप्लाई चेन, है ना। तो यहाँ से वहाँ जब हम खाना लेके जाते हैं उसमें तो अलग से होता ही है खाना लॉस्ट, तो हमारा जो फूड लॉस्ट होता है वो 13% है। 13% के अलावा ये 19% अलग से हुआ है अभी ये बाकी चीज़ों से। तो सप्लाई चेन में वही है कि मैं यहाँ से वहाँ जब सप्लाई करता हूँ कोई भी फूड को तो वो थोड़ा ना थोड़ा तो वेस्ट होता ही है, तो उतना वर्ल्ड का 13% उसमें ही वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा एस्टिमेट किया है FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में, फ्रॉम पोस्ट हार्वेस्ट अप टू एक्सक्लूडिंग रिटेल, यानी कब तक, तो हम कहेंगे जब से हार्वेस्टिंग होती है खाने की, जब से फसल कटाई होती है, जब से फसल को काट दिया जाता है तब से लेके तो उसको बेचने तक इतना खाना वेस्ट हो जाता है। दूसरी बात, फूड लॉस और वेस्ट जो है ये जनरेट करता है 8 से 10% ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन, क्योंकि वेस्ट खाने से भी कुछ गैसेस निकलते हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस जो निकल रहे हैं वो 8 से 10% ये जो खाना हमने वेस्ट कर दिया उससे निकलता है, यानी ऑलमोस्ट ये 5 टाइम्स है। टोटल एमिशन के 5% है जो एविएशन सेक्टर से हो रहा है, यानी हम कहेंगे कि एविएशन सेक्टर्स के भी 5% ये ज़्यादा कर रहा है काम। तो हम कहेंगे कि ये हो रहा है वाइल इट ऑकर्स वाइल अ थर्ड ऑफ ह्यूमैनिटी फेसेस फूड इनसिक्योरिटी, है ना। तो काफ़ी सारे देश ऐसे जहाँ अभी भी खाना नहीं मिल रहा है लोगों को ठीक तरह से, और बाकी जगह इतना खाना वेस्ट हो रहा है, तो ये बातें ठीक नहीं है। अब आपको ये बता दूं कि जब रिलीज़ हुई थी 2021 फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, तब से ये देखा जा रहा है कि भाई जो डेटा है उसको अलग अलग जगह पे ले जाया जा रहा है, यानी डेटा जो है उसको अलग अलग जगह पहुंचा के उस पर रिसर्च किए जा रहे हैं कि सच में सब बराबर चल रहा है कि नहीं। तो हम कहेंगे कि उसके बाद से डेटा जब से आया है तब से काफ़ी लोग अवेयर हुए, काफ़ी सारे एक्शंस ली गई है, उस कारण नोटेबल रिडक्शन तो हुआ है हम कहेंगे। तो हम सबसे मेन बात तो ये है, कम हुआ है ये जो खाना वेस्ट होता है पर कैपिटा हाउस होल्ड फूड वेस्ट, पर कैपिटा यानी पर घर से जितना खाना वेस्ट होता है उसमें वो जो एवरेज हमने निकाला है अब उसमें से, तो ये पता चल रहा है कि ये खाना वेस्ट होने की जो सिलसिला था ये कम हुआ है जब से रिपोर्ट आई है 2021 की। तो हाई इनकम, अपर मिडल इनकम और लोअर मिडल इनकम की कंट्रीज़ की अगर बात करें तो दे ऑब्जर्व द एवरेज लेवल ऑफ हाउस होल्ड फूड वेस्ट डिफर बाय जस्ट 70 kg पर कैपिटा पर ईयर, यानी हर साल जो अलग आपको देखने मिलता है सिर्फ 7 kg पर कैपिटा, यानी एक घर से सिर्फ 7 kg कम हुआ है या फिर कुछ अलग हुआ है, कुछ बदलाव आए हैं ये वेस्ट होने में खाना, बाकी खाना तो वेस्ट हो ही रहा है। अब इसमें भी आपको बता दूं जो कंट्रीज़ हॉटर कंट्रीज़ यानी जहाँ का क्लाइमेट ज़्यादा हॉट है, ऐसे जो देश होते हैं ऐसे देश में फूड जो वेस्ट है वो ज़्यादा है, तो हैव मोर फूड वेस्ट पर कैपिटा हाउस होल्ड, पर कैपिटा यानी एक घर से होने वाला फूड वेस्ट वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप वहाँ देखोगे तो वहाँ पे फ्रेश फूड खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब गर्मी ज़्यादा रहेगी तो खाना जल्दी ख़राब होता है, तो खाना ख़राब होता है तो उसे फेंक दिया जाता है, इस कारण फ्रेश फूड यहाँ पे प्रेफर किया जाता है ना, विद सब्सटेंशियल इनएडिबल पार्ट्स एंड लैक ऑफ लोबस्ट कोल्ड चेन, है ना। तो हम यही कहेंगे कि ठंडा रखने के लिए भी काफ़ी सारी जगह नहीं है लोगों के पास, और ये सब होने के कारण फिर क्या है कि खाना फेंक देना पड़ता है। तो सीजन के टेम्परेचर जब ज़्यादा होते हैं, एक्सट्रीम हीट इवेंट्स होते हैं, जब सूखा पड़ने लगता है तो और चैलेंजिंग हो जाता है कि खाने को स्टोर कैसे करें, प्रोसेस कैसे करें, ट्रांसपोर्ट कैसे करें, या फूड को सेफली बेचे कैसे, और इस कारण हम कहेंगे कि काफ़ी सारा खाना जो है वो वेस्ट हो जाता है या फिर लॉस्ट हो जाता है। मिडिल इनकम कंट्रीज जो होती है वहाँ पे काफ़ी वेरिएशन है अर्बन और रूरल पॉपुलेशंस में, यानी रूरल पॉपुलेशन जनरली वेस्टिंग लेस, तो गांव की जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत कम हम कहेंगे कि फूड वेस्ट करती है एज कम्पेयर टू अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा खाना वेस्ट करती है। तो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन यही है कि ग्रेटर डाइवर्जेंस है ऑफ फूड स्क्रैप्स टू पेट्स, क्योंकि वहाँ पे पेट्स होते हैं लोगों के पास, एनिमल्स होते हैं घर में, उनको यहाँ पे दिया जाता है, और इसीलिए फिर हम कहेंगे कि घर में भी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूज़ में आ ही जाता है। तो इसीलिए फिर यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा गांव में खाना वेस्ट नहीं होता है, शहरों में खाना ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। अब इसके अलावा अगर बात की जाए ऐसे देश जिनकी इनकम बहुत कम है या फिर जो मिडिल इनकम वाली कंट्रीज़ है, वहाँ पे काफ़ी एडिक्वेट सिस्टम नहीं है जिससे ट्रैक कर सके हम।
कि भाई कितना खाना वेस्ट हो रहा है और कितना नहीं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 12.3 वाला, जिसमें हमें फूड वेस्ट कम करना है 2030 तक, बट हमें यहाँ पे प्रोग्रेस पता ही नहीं चलता है क्योंकि हमारे वहाँ ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम होता ही नहीं है जहाँ लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज होती है वहाँ। तो पर्टिकुलरली हम रिटेल की बात करें और फूड सर्विसेज की बात करें तो हमें ये नहीं पता कि वहाँ कितना वेस्ट होता है। जैसे हमें नहीं पता कि कौन से दुकानों में कितना वेस्ट हो रहा है, हमें नहीं पता कि जो फूड सर्विसेज के थ्रू जो खाना यहाँ से वहाँ पहुँच रहा है उसमें कितना वेस्ट हो रहा है। तो एट प्रेजेंट सिर्फ 4 ऐसे G20 कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके एंड यूएस और एक यूरोपियन यूनियन। इनके अलावा 4 G20 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन जो है उनमें उनके फूड वेस्ट एस्टिमेट जो है वो सूटेबल है कि वहाँ प्रोग्रेस हो सकता है 2030 तक, ऐसा दिख रहा है। बट कंट्रीज जो है जैसे कि इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, उनके हैव ओनली सब नेशनल एस्टिमेट्स रिगार्डिंग फूड वेस्ट, है ना। तो उनके पास बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, बट कुछ कुछ हमारे पास एस्टिमेट्स है कि फूड वेस्ट कितना होता है। तो हम ये भी देखते हैं कि काफ़ी सारा गैप है इन कॉम्प्रहेंसिव नेशनल डेटा जो है वो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है जो हमें दिख नहीं रहा है। तो रिपोर्ट्स ये बताती है कि काफ़ी वेरिएंस है, नेसेसिटीज़ है, मोर इंक्लूसिव स्टडीज़ की ज़रूरत है जिससे हम कैप्चर कर सके क्लियरर पिक्चर के कितना खाना वेस्ट हो रहा है हमारे देशों में। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक ऐसा सिस्टम हो जिससे हमें ट्रैक कर पाए कि कितना खाना वेस्ट होता है और हम पता कर पाए कि खाना जो वेस्ट हो रहा है उसे कैसे रोक पाए। अब हम देखते हैं कि की रिकमेंडेशन क्या है फूड इंडेक्स 2024 के, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के। पहला है कि उन्होंने क्या रिकमेंड किया है वो उसमें हम पढ़ रहे हैं। तो पहला है कि इनकरेज करना चाहिए G20 कंट्रीज़ को कि वो अपना रोल प्ले करे जिससे इंटरनेशनल कोऑपरेशन किया जाए, यानी सब मिलकर कोऑपरेट करे और पॉलिसी डेवलप करे जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12.3 जो है उसे अचीव किया जाए, जिसमें हमें खाना जो वेस्ट हो रहा है उसे बचाना है। तो ये सबसे पहला करना है, हमें अवेयरनेस प्रमोट करना है, एजुकेशन के थ्रू हमें लोगों तक पहुंचना है कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा कहा गया है कि इनकरेज कीजिए PPP को, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे और दोनों मिलकर काम करेंगे कि फूड वेस्ट को हमें कम करना है उसका, क्योंकि उसका क्लाइमेट पे इम्पैक्ट अच्छा नहीं हो रहा है। आप देख रहे हो वहाँ से जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रही है उससे क्लाइमेटिक चेंज होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। तो ये सब बराबर नहीं है, वाटर स्ट्रेस है ना। तो काफ़ी बार पानी बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो इस कारण भी खाना नहीं आएगा उतना। तो हमें गवर्नमेंट और कहीं ना कहीं जो भी इंडस्ट्रीज़ है, रीजनल इंडस्ट्री के ग्रुप है, उनको कोलैबोरेट करना चाहिए और कहीं ना कहीं एक गोल बनाना चाहिए। उन्होंने टारगेट मेजर एक्ट अप्रोच कर रखना चाहिए, टारगेट बना के हमें चलना चाहिए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को कि हमें फूड वेस्ट को किस तरह से कम करना है। तीसरा, एडवोकेट फॉर कंट्रीज टू यूज फूड वेस्ट इंडेक्स टू कंसिस्टेंटली मेजर फूड वेस्ट, है ना। तो वो वही कह रहे हैं कि भाई फूड वेस्ट इंडेक्स अपने बनाते रहिए और मेजर करते रहिए कि आपके कंट्रीज में कितना खाना वेस्ट हो रहा है, जिस कारण आप देख सको कि भाई क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट 12.3 की तरफ। तो यही सब होगा यहाँ पे कि फूड वेस्ट डेटा कलेक्शन करना है, रिटेल और फूड सर्विस सेक्टर में ज़्यादा करना चाहिए। फूड सर्विस सेक्टर ने वही होटल, रेस्टोरेंट्स जो भी हो गए वो सब इसमें आते हैं। रिटेल यानी वही किराने जो भी आपके रिटेलिंग शॉप होती है वो, है ना, तो डेली नीड्स की शॉप और ये सब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना चाहिए। अगला यहाँ पे ये भी कहा गया है कि हाईलाइट द नेसेसिटी फॉर रिप्रेजेंटेटिव नेशनल फूड वेस्ट स्टडीज़, है ना। तो कहीं ना कहीं फूड वेस्ट की स्टडी करना चाहिए हम लोगों ने, जैसे कि इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, मेक्सिको जैसे कंट्री में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फूड वेस्ट जो होगा ये कम करना है हमें इंडिविजुअल लेवल पर और सिस्टमिक लेवल पर, यानी सिस्टम से भी कम करना है और इंडिविजुअल लेवल पर भी हमें फूड वेस्ट को कम करना है। ये सब चीज़ों की कोशिश करना चाहिए और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि सिटीज़, फूड बिजनेसेस हो गए, गवर्नमेंट्स हो गई और रिसर्चर्स हो गए, ये सब ने कोलैबोरेट करना चाहिए, सब ने एक साथ आके कोई ना कोई काम करने चाहिए, एफर्ट्स डालने चाहिए जिससे फूड वेस्ट को कम किया जा सके और एक्यूरेट मेजरमेंट भी आने चाहिए और उसके मेजरमेंट के बाद एक्यूरेट सॉल्यूशंस, इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास कलेक्टिव एक्शन सबने मिलकर लेनी चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12.3 को लेके, है ना। तो हम कहेंगे कि हमें फूड वेस्ट को कम करना है 2030 तक, ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहता है 12.3 का। ये अच्छे से याद रखिएगा, SDG 12.3, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह से ये फूड वेस्ट रिपोर्ट रही है जो कि बहुत ही हमें अलग नंबर्स बता रही है, जिसमें फूड वेस्ट का कितनी बड़ा एक प्रॉब्लम है ये हमें दिख रहा है। तो इसका जो सोर्स था वो खुद UNEP था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है चांगपा ट्राइब को लेके। यस, चांगपा ट्राइब जो कि लद्दाख में आपको देखने मिलती है। तो चांगपा ट्राइब अब न्यूज़ में क्यों आई ये तो मैं आपको बता दूं, बट उसके पहले ये बता दूं कि इसका सिलेबस GS1 में जाएगा। आपको ज्योग्राफी या फिर सोसाइटी से यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इवन प्री में भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं MCQ के ऊपर किसी भी एग्जाम में। कंटेक्स्ट ये है कि जो लीडर्स है ऑफ द ले एपेक्स बॉडी LAB, उन्होंने रिसेंटली डिसाइड किया कि वो
कॉल ऑफ कर देंगे पाशमीना मार्च, क्योंकि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऊपर आ रहे हैं और वो ब्लॉक करना चाहते हैं इस मार्च को फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड। अब आपको पता है कि लद्दाख में बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट चल रहा है, जो सोनम वांगचुक जी है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत ही यानी अच्छे रीज़न के लिए वहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और अगर देखा गया तो सोनम वांगचुक जी जो है वो वही है जिनको 3 इडियट्स से हम लोग पहचानते हैं, फुनसुक वांगडू नाम से, या फिर हम कहेंगे कि जो रैंचो है उस नाम से, जिनका रोल आमिर खान जी ने प्ले किया था। तो यही है वो जो वहाँ पे चला रहे हैं, वहाँ पे एक मार्च होने वाली थी। तो लेह एपेक्स बॉडी जो है वो रिसेंटली उन्होंने डिसाइड किया बाद में कि हम ये पाशमीना मार्च जो होने वाली है उसको रोक देंगे, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है लद्दाख के वो काफ़ी एक बड़ा कोई तो भी अब मेजर लेने वाले थे और ब्लॉक करने वाले थे इस मार्च को, ये जो यात्रा होगी इसको आगे जाने से। अब पाशमीना मार्च है क्या, ये सबसे पहले देख लेते हैं। इट वाज टू हाईलाइट द प्लाइट ऑफ चांगपा ट्राइब्स, है ना। तो चांगपा ट्राइब्स जो है उनके लिए ये था, क्योंकि यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो चांगपा ट्राइब है उनकी ज़मीनें जो है वो कहीं ना कहीं उनके हाथ से निकलती जा रही है, वो ज़मीनें खो दे रहे हैं अपने, क्योंकि चाइनीज़ इनकर्शंस चल रहे हैं नॉर्थ में। और कहीं ना कहीं दूसरी बात है कि और ओन कॉरपोरेट्स इन साउथ, है ना, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो कंपनीज इंडस्ट्रीज है, वो उनकी ज़मीनें छीन रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने काफ़ी चीज़ों के लिए। तो इनको काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है चांगपा ट्राइब को, इसलिए चांगपा ट्राइब जो है ये न्यूज़ में आ गई है। चांगपा ट्राइब जो ये स्मॉल नोमैडिक पैस्टोरल ट्राइब है, जो मेनली रहती है चांगतांग करके जो प्लेट्यू है साउथ ईस्टर्न लद्दाख में, वहाँ पे चांगतांग करके जो प्लेट्यू है वहीं पे ये सब चल रहा था, ये मार्च और ये सब जो आपको देखने मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो टिबेटन प्लेट्यू जो है इंडिया में वहाँ देखने मिलते हैं, चाइना में आपको चांगपा ट्राइब देखने मिलती है, और नेपाल में भी आपको चांगपा ट्राइब देखने मिलती है। ये हाई एल्टीट्यूड में रहने वाले पैस्टरलिस्ट हर्डिंग लाइफ स्टॉक्स है इनके पास, तो हम कहेंगे कि हाई एल्टीट्यूड पैस्टरलिस्ट है ये, यानी ये चरवाहे हैं जो चराते हैं अपने जानवरों को, वो अपने जानवरों को चराते हैं, जैसे कि याक होती है इनके पास, शीप होती है, गोट्स होती है, और अपने एनिमल्स को यहाँ से वहाँ मूव करते रहते हैं चराने के लिए, ग्रेजिंग ग्राउंड्स के लिए पूरे साल भर। रिलीजन की बात करें तो जितने भी चांगपा फैमिलीज है उनका टिबेटन बुद्धिज्म ये उनका रिलीजन है। चांगपा करके जो लोग हैं कैन बी आइडेंटिफाई बाय देयर कोनिकल याक स्किन टेंट्स कॉल्ड रिबू। रिबू जो होती है वो लोगों की जो याक के स्किन से बने हुए टेंट्स है उसके लिए ये जाने जाते हैं, जो चांगपा होते हैं वो रिबू कहते हैं उसको। चांगपा अगर देखा गया तो नोमैडिक लाइफ जीते हैं, नोमैडिक यानी जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, ऐसे लोग अपने काम के तलाश में या किसी काम से, इस तरह से चांगपा होते हैं जो यहाँ से वहाँ सेटल होते जाते हैं। इनको फाल्पा कहा जाता है। वाइल दोज हु हैव सेटल डाउन, कुछ चांगपा ट्राइब है जो सेटल डाउन हो गए एक जगह, उनको फांगपा कहा जाता है। तो फाल्पा और फांगपा ऐसे दो लोग हैं। तो फाल्पा यानी कौन, जो यहाँ से वहाँ अभी भी आना जाना करते रहते हैं, अपने काम के अकॉर्डिंग वो जगह बदलते हैं। और फैंगपा जो है वो कहीं ना कहीं सेटल हो चुके हैं। तो यहाँ पे रूलिंग एरिस्टोक्रेसी भी है, इसको नोनो कहा जाता है, जो लोग रूलिंग होती है। अब ट्राइब में कैसा होता है कि एक कोई ना कोई हेड होता है, एक मुखिया होता है, वो नोनो होते हैं इनमें, जो लोग यहाँ पे रूल करते हैं उनके अंदर। तो ये चांगपा ट्राइब के बारे में इंफॉर्मेशन, और इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी ये न्यूज़ में रहा, और न्यूज़ में चांगपा ट्राइब मेनली नहीं रहा, मेनली पश्मीना मार्च रहा। बट पश्मीना मार्च के चलते चांगपा ट्राइब से ही चीज़ें जुड़ गई है, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था द हिंदू। अब अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को लेके, जिसको हम जीपीएस नाम से जानते हैं, और इसका सिलेबस जाएगा साइंस में। अब यहाँ पे हुआ क्या है, जो कार्गो शिप्स है, कार्गो शिप्स यानी वो शिप्स होती है जो यहाँ से वहाँ कुछ सामान लेके जाती हैं, जो कि मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी से जा रही है। ऐसी कार्गो शिप को कुछ प्रॉब्लम्स देखने मिल रहे हैं, काफ़ी सारे इंसिडेंट्स देखने मिल रहे हैं, वो है जीपीएस जैमिंग को लेके। यहाँ पे जीपीएस ठीक से काम नहीं कर रहा है, यानी जीपीएस जैमिंग जैसे प्रॉब्लम यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। तो बैकग्राउंड यही है कि ये कब से हुआ है, जब से हमस पे अटैक हुआ है, इजराइल का जो हमस है, हमस अटैक्स ऑन इजराइल, जब हमस ने अटैक किया था इजराइल पे, तब से ये सब काम हो रहे हैं। तो अक्टूबर 2023 से ये जो सिचुएशन होती है ये बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस सिचुएशन है, और काफ़ी सारी मर्चेंट शिप्स जो होती है उन्होंने इस सिचुएशन से को फेस ना करना है, या फिर इसका कोई सॉल्यूशन करके अपने जो शिप्स है उसमें अलग से एक सैटेलाइट सिस्टम भी लगा लिया है जो रशिया का है, जिसको ग्लोनास सैटेलाइट सिस्टम कहते हैं। ये जो जीपीएस सिस्टम है ये यूएस का है, तो रशिया का लगाया गया एज एन इमरजेंसी बैकअप। जब ये जीपीएस सिस्टम काम नहीं करेगा तो फिर रशिया का ग्लोनास सैटेलाइट सिस्टम को काम कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से तो जाना पड़ेगा शिप्स में, कैसे आपको लोकेशन पता चलेगी, शिप्स में कैसे डायरेक्शन पता चलेगी। जीपीएस वहाँ जब जाम हो जाता है तो इसको यूज़ किया जाता है। तो ये जीपीएस न्यूज़ में रहा। तो जीपीएस क्या होता है ये भी देख लेते हैं।
जीपीएस जो होता है इसको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहा जाता है। ये जो जीपीएस होता है ये सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है जो कि सैटेलाइट से चलता है और आपको अपनी लोकेशन बताता है या किसी की भी लोकेशन आपको पहुंचाता है या फिर टाइम बताता है पूरे वर्ल्ड वाइड यूजर्स को। जीपीएस को ओन करता है यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट और इसको ऑपरेट किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स के द्वारा। जीपीएस जो होते हैं उसमें काफ़ी सारे सैटेलाइट्स है जो अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं और ये सैटेलाइट जो होते हैं ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल और इससे जीपीएस रिसीवर्स जो होते हैं ग्राउंड पे वो कैलकुलेट करते हैं उनके पोजीशन एक्यूरेटली। हम कहेंगे कि यहाँ से सिग्नल जाता है और फिर देखा जाता है कि भाई कितने दूरी पे है, कहाँ पे है एग्जैक्टली, ये सब सिग्नल हमसे वहाँ तक जाता है सैटेलाइट तक, सैटेलाइट से हमारे तक और हमारे से सैटेलाइट तक, फिर सैटेलाइट इसको मेजर करता है और देखता है कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ नहीं। जीपीएस टेक्नोलॉजी जो है वो वाइडली यूज होती है नेविगेशन के लिए, मैपिंग के लिए, किसी चीज़ का सर्वे करने के लिए, बाकी एप्लीकेशंस में। सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम जो होते हैं उनको सातनाव सिस्टम भी कहा जाता है, जो यूटिलाइज करते हैं सैटेलाइट को ऑटोनॉमस जियो पोजिशनिंग है ना, यानी जो अपने आप चल रहे ऐसे सैटेलाइट जो होते हैं ये यहाँ पे काम करते हैं। अब ये जो ग्लोबल सिस्टम्स है ये अलग अलग सिस्टम्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, उनको ग्लोबल सिस्टम्स कहा जाता है। और जीपीएस जो है वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए काम करता है। तो ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में एक आता है जीपीएस जिसको ऑपरेट करता है यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद दूसरा आता है ग्लोनास जिसको ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहा जाता है जो रशिया का नेविगेशन सिस्टम है। तीसरा आता है बाइड्यू बीडीएस यानी चाइना का ये नेविगेशन सिस्टम है। चौथा आता है गैलीलियो जो कि मैनेज करता है जिसको मैनेज करता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये पूरे वर्ल्ड में काम करने वाले जीपीएस यानी हम कहेंगे ग्लोबल सिस्टम्स है। उसके अलावा रीजनल सिस्टम भी है जैसे नाविक जो है वो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या फिर IRNSS है जो इंडिया अपने रीजनल सिस्टम के लिए बना के रखा है और इंडिया यहाँ पे यूज़ करेगा, इंडिया में इसको रीजनल सिस्टम है ये। तो ये जो है जीपीएस को लेके जो न्यूज़ थी इसका सोर्स था हिंदू बिजनेस लाइन। अब अगला करंट अफेयर जो है, अगली न्यूज़ जो है वो ये है कि नया फीचर आया है यूपीआई में। यूपीआई को तो हम सभी यूज़ करते हैं, हम जानते हैं, यूपीआई का सिलेबस तो इकोनॉमी में ही जाएगा। तो आरबीआई जो होता है उन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए दो नए फीचर्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए, यूपीआई के लिए। तो इसका बैकग्राउंड देखते हैं। जो दो नए फीचर्स है वो यूपीआई को और ज़्यादा वर्सटाइल और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाएंगे और कंज्यूमर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दोनों को इसके काफ़ी फायदे देखने मिलेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये यूपीआई होता क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। यूपीआई जो होता है जिसको आप फुल फॉर्म में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये रियल टाइम एंड पेमेंट सिस्टम है। रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो आपको अलाउ करता है कि आप इंस्टेंटली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं दो बैंक अकाउंट्स के बीच में मोबाइल के थ्रू। ये होता है यूपीआई। इसको डेवलप किया नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने और इसको रेगुलेट करता है आरबीआई। इसके रूल्स एंड रेगुलेशन आरबीआई बनाता है। यूपीआई को लॉन्च किया गया था 11 अप्रैल 2016 में 2016 में। एक एडवांस वर्जन था इमीडिएट पेमेंट सर्विस का, आईएमपीएस का, आईएमपीएस जैसा ही बट आईएमपीएस का एडवांस वर्जन। ये इंटीग्रेट करता है मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में और आपको फीचर्स मिलते हैं अलग अलग कि आप फंड रूटिंग, मर्चेंट पेमेंट्स कुछ भी कर सकते हैं इजीली। यहाँ से आप पेमेंट भेज सकते हैं, किसी व्यापारी या फिर कोई शॉपिंग कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। काफ़ी सारी जो टॉप यूपीआई ऐप्स है जिसमें फ़ोन पे आता है, पेटीएम आता है, गूगल पे, अमेजॉन पे आता है, भीम आता है, विद भीम बीइंग गवर्नमेंट ऑफरिंग है ना। तो जो भीम है ये गवर्नमेंट का है, बाकी जो है ये कहीं ना कहीं प्राइवेट इसको हैंडल करते हैं, प्राइवेट कंपनीज। तो इसमें नए फीचर आए हैं, दो ऐसी ये न्यूज़ है। तो दो नए फीचर्स कौन से ये देख लेते हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो है यूपीआई एक्सेस फॉर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू थर्ड पार्टी एप्स और दूसरा एनेबलिंग यूपीआई फॉर कैश डिपॉजिट फैसिलिटी। तो पहला ये है कि प्रीवियसली जो यूपीआई के पेमेंट होते थे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से, वो सिर्फ हम कहेंगे कि वेब या फिर मोबाइल ऐप को ही यूज़ करके कर सकते थे जो कि पीपीआई इशू करता है। अब आरबीआई ने ये कहा है कि परमिट किया जाए कि थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप्स जो होती है वो भी यूज़ करके आप यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं पीपीआई वॉलेट्स में। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि ये पीपीआई क्या है, ये पीपीआई तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको पीपीआई बता देता हूँ। पीपीआई यानी होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, पीपीआई। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है और पेमेंट किए जाते हैं। यानी देखिए जैसे वॉलेट में आपको पता है कि कुछ ऐप्स, अब ये सब तो हमको पता ही है, वॉलेट्स में कुछ पैसे स्टोर किए जाते हैं, जो पैसे स्टोर है उस पैसे से पेमेंट किए जाते हैं, ये इनके वॉलेट में स्टोर होते हैं। किसके, तो हम कहेंगे जो ये पीपीआई इश्यूअर है उनके वॉलेट्स में, या फिर हम कहेंगे कि कुछ कार्ड्स होते हैं, कुछ कार्ड्स में ये पैसे जो है वो डाले जाते हैं वॉलेट के जैसे और वहाँ से इसको पेमेंट किया जाता है, ये होता है। तो हम कहेंगे कि आप इसमें इन वॉलेट्स या कार्ड्स में कुछ सर्टेन अमाउंट लोड कर सकते हो और बाद में इस अमाउंट से पेमेंट कर सकते हो। इसके लिए आपका कभी बैंक का सर्वर डाउन है, ये है वो है, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि बैंक के या बैंक के अलावा कोई भी ये वॉलेट्स या कार्ड्स आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो पहले कैसा होता था कि जो
वेब या फिर मोबाइल ऐप जो प्रोवाइड करते थे पीपीआई इशूअर्स, वही आपको वॉलेट और कार्ड जैसी फैसिलिटी दे सकते थे। अब ये थर्ड पार्टी वाले भी आपको इस तरह के जो वॉलेट्स है उसकी फैसिलिटी देंगे, या आरबीआई ने कहा है। तो अब ऐसे थर्ड पार्टी ऐप्स भी आएगी आपके मोबाइल में, जिसके थ्रू आप उसके भी वॉलेट में पैसे रख सकेंगे। अब दूसरा, एनेबलिंग यूपीआई फॉर कैश डिपॉजिट फैसिलिटी। अब कैश डिपॉजिट फैसिलिटी यूपीआई के थ्रू हो सकती है। ट्रेडिशनली अगर आपको कैश डिपॉजिट करना है कैश डिपॉजिट मशीन्स में, तो आपको डेबिट कार्ड्स लगते थे, कार्ड के थ्रू आप उसमें डिपॉजिट कर सकते थे। अब यहाँ पे यही है कि कार्डलेस कैश विड्रॉल तो होता है यूपीआई से एटीएम्स में, या एटीएम्स में पहले भी होता था कार्ड के बिना। तो आरबीआई ने अभी ये कहा है कि अब से डिपॉजिट भी होगा, कैशलेस डिपॉजिट्स भी होंगे अब यूपीआई का यूज़ करके। तो ये भी अब होने वाला है। ये मेजर जो आरबीआई ने ये स्टेप लिया है, इससे कस्टमर का कन्वीनियंस अच्छा हो जाएगा और करेंसी हैंडलिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी बैंक में, ये भी कहा गया है। तो जो कस्टमर्स होते हैं वो जल्द ही डिपॉजिट कर सकेंगे कैश, जो कैश डिपॉजिट मशीन से उनमें, बैंक्स के या फिर एटीएम में थ्रू यूपीआई ऐप। अब ये भी पॉसिबल होगा, अब आपको उसके लिए कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे 2 नए फीचर्स अब यूपीआई में आने वाले। तो ये जो न्यूज़ थी इसका सोर्स था टाइम्स ऑफ इंडिया। चलिए अब बारी आज के प्रैक्टिस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। पहला क्वेश्चन विद रेफरेंस टू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दैट इज यूपीआई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इट अलाउज इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन 2 बैंक अकाउंट्स थ्रू मोबाइल प्लेटफॉर्म। सेकंड, इट वाज डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज एनपीसीआई। थर्ड, इट इज रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी। How many of the following of these statements given above are correct? Only one, only two, all three, या फिर none. Second question is consider the following pairs. Satellite navigation system दिया एक तरफ, दूसरी तरफ दिए country. GPS इंडिया, GLONASS रशिया, Baidu China. How many of the pairs given above are correctly matched? Only one, only two, all three, only three, या फिर none. Third question है with reference to Changpa tribe. Consider the following statements. Changpa tribe is a small nomadic pastoral tribe found mainly in Changtang Plateau of southeastern Ladakh. Second, all Changpa families across Tibetan Plateau in India, China, Nepal profess Tibetan Buddhism as their religion. Which of these statements given above are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. जो भी आपको क्वेश्चन के आंसर सही लगते हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अब बारी है जो हमने कल क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसके आंसर्स जानने की। तो उसके आंसर से 11 अप्रैल के एमसीक्यूज के क्वेश्चन 1 का डी, क्वेश्चन 2 का सी, क्वेश्चन 3 का सी। आई होप आपके आंसर्स करेक्ट निकले हों। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे, उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए, श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।